वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की खबरों की। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी और शिवसेना के महामंथन के दौर जारी है। खबर है कि शिवसेना ने बीजेपी के सामने नया प्रस्ताव रखा है। नए प्रस्ताव में शिवसेना ने बीजेपी को 126 सीटें देने की पेशकश की है, जबकि 288 में से वो खुद 155 सीटें रखना चाहती है। शिवसेना के इस नए फॉर्मूले के मुताबिक वो अपने कोटे से स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को 7 सीटें देने को तैयार है और आरपीआई को बीजेपी कोटे से 2 सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया है। बाकी बची 7 सीटों की तस्वीर अभी साफ नहीं है। शिवसेना की तरफ से नया प्रस्ताव रखे जाने की बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने हमें 126 सीटें देने की पेशकश की है, जिस पर फैसला 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। इस बीच खबर आई है कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने शिवसेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके सीटों के बंटवारे पर बातचीत की। मुंबई के वर्ली इलाके में ओम माथुर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस और राजीव प्रताप रूडी शिवसेना के प्रतिनिधियों से मिले। सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने आज 2 बार कोर कमेटी की मीटिंग की। दूसरी बार के बाद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उन्होंने शिवसेना को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है। हालांकि ये साफ नहीं किया कि उनका प्रस्ताव है क्या। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आज भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि आखिरी फैसला दिल्ली से होगा। महाराष्ट्र कोर कमेटी की मीटिंग के बाद बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा कि कल दिल्ली में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट रखी जाएगी और लिस्ट पर फैसला आलाकमान करेगा। खबर है कि रविवार को सुबह 11 बजे दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अहम मीटिंग होगी। इसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के 70 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर पशुपेश के बीच कांग्रेस ने एनसीपी को गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी अड़ी रही तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में 174 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मंथन किया गया, जिसके बाद माणिकराव ठाकरे ने कहा कि इस पर आखिरी फैसला आलाकमान लेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही मैदान में उतारेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामांकन का दौर शुरू हो गया है। नामांकन की आखिरी तारीख 27 सितंबर है। 1 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होगा। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 15 अक्टूबर को एक साथ वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को एक साथ दोनों राज्यों में वोटों की गिनती होगी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में मामला किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ भाषण दिया था। छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार भोजराज नाग 61,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। दूसरे नंबर पर नोटा रहा। बीजेपी उम्मीदवार के बाद सबसे ज्यादा वोट नोटा पर पड़े। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें लव जिहाद, आप विधायकों को खरीदने की कोशिश, महंगाई, भ्रष्टाचार, चीनी घुसपैठ और पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन जैसे मुद्दों पर उनकी चुप्पी को लेकर निशाना साधा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कपिल सिब्बल मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कानून मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप पत्र में केजरीवाल के अलावा प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी छोड़कर गई शाजिया इल्मी का भी नाम शामिल है। कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल समेत इन सभी के खिलाफ अब मानहानि का मुकदमा चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वोडाफोन कंपनी को अपने वकील बेटे के जरिए फायदा पहुंचाया। केजरीवाल के मुताबिक सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल 3 साल तक वोडाफोन के वकील रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा ने लक्ष्मीनगर के विधायक विनोद कुमार बिनी समेत 30 लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। अलका लांबा ने आरोप लगाया कि बिन्नी फेसबुक पर दुष्प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सेक्स रैकेट चलाती हैं। अलका के मुताबिक बिन्नी ने एक फर्जी खबर की कटिंग को फेसबुक पर अपलोड किया और इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
उधर विनोद कुमार बिनी ने अलका लांबा के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके नाम से फेसबुक पर कई फर्जी प्रोफाइल बने हुए हैं, वो इनके खिलाफ शिकायत भी कर चुके हैं। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के एक बयान पर उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। नई दिल्ली के 12 तुगलक रोड बंगला खाली करने को लेकर अजीत सिंह ने एक बयान में यशवंत सिन्हा का नाम लिया था। अजीत सिंह ने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है, जबकि यशवंत सिन्हा जैसे उसके अपने नेता आज भी सरकारी घरों पर कब्जा जमाए हुए हैं। यशवंत सिन्हा ने इसे चरित्र हनन की कोशिश बताया। यशवंत सिन्हा का कहना है कि उन्होंने 6 कुशक रोड पर मिले सरकारी घर को 26 जुलाई को खाली कर दिया था। ऐसे में अजीत सिंह का बयान निराधार है। अजीत सिंह को नोटिस भेजकर उन्होंने 15 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर की 1 इंच जमीन भी भारत को नहीं देंगे और पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। बिलावल ने पंजाब क्षेत्र मुल्तान में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली में ये बात कही। बिलावल जब भाषण दे रहे थे तो उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। बिलावल ने यह भी ऐलान किया कि वो देश में 2018 में होने वाला अगला आम चुनाव लड़ेंगे। भारी हथियारों से लैस करीब 200 आतंकवादी एलओसी के चारों ओर भारतीय सीमा में घुसपैठ की ताक में हैं। घुसपैठिए कश्मीर में आई बाढ़ का फायदा उठाते हुए अपनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश में हैं। हालांकि भारतीय जवान इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना के मुताबिक हाल ही में आई बाढ़ के चलते 50% से ज्यादा कंटोनमेंट एरिया जलमग्न हो गया है। ऐसे में आतंकी जोरदार हमले की तैयारी में है। पिछले 10 दिनों में घुसपैठ की कई कोशिशें हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा जिले में सेना ने मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ नियंत्रण रेखा के तंगधार सेक्टर में हुई। कश्मीर घाटी और जम्मू में नियंत्रण रेखा से लगे अलग इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में अपनी गुप्त ब्रांच खोल ली है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के अलीम उमर को इंडिया का चीफ नियुक्त किया गया है। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने 15 दिन पहले ब्रांच खोलने का ऐलान खुद किया था। अलकायदा उल्फा के उग्रवादियों के साथ मिलकर असम में अपना बेस बनाने की तैयारी में है, ये कहना है असम के सीएम तरुण गोगोई का। उन्होंने कहा कि अल्फा और अलकायदा के गुप्त समझौते पर अलर्ट रहना होगा। चीनी राष्ट्रपति के लौटते ही सीमा पर एक बार फिर से साजिश शुरू हो गई है। लद्दाख के चुमार सेक्टर में फिर से 35 सैनिकों के घुसपैठ की खबर है। खबर यह भी है कि 300 सैनिक एलएसी की एक पहाड़ी पर जमे हुए हैं। इससे 2 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान चीन के 350 सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे, जिसके बाद से बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक की जमकर पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आ गई हैं। आरोप है कि ये युवक एक लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था। यही नहीं, उस पर धर्म बदलकर जबरदस्ती शादी करने का दबाव भी बनाया जा रहा था। इसी से परेशान लड़की ने इसकी पिटाई करवाई। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की एक मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में काम करती है। वहीं इस युवक से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद युवक इस लड़की पर धर्म बदलकर जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। लड़की के इनकार पर युवक उसे धमका रहा था। पीड़ित लड़की ने इस युवक के खिलाफ कैंट थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले का खुलासा होते ही मौके पर धर्म सेना के कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने भी लड़की की तरफ से आरोपी लड़के को जमकर पीटा। घंटों लव जिहाद के इस मामले के चलते हंगामा होता रहा। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक लड़के की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स घूसों से इस लड़के की पिटाई कर रहा है। तभी दूसरा शख्स आता है और वो लाठी लेकर इस लड़के पर टूट पड़ता है। जहां इस लड़के की बेरहम पिटाई हो रही है वो यूपी के मुजफ्फरनगर का कोतवाली थाना है, लेकिन घूसे और डंडे बरसाने वाले लोगों को रहम नहीं आया। थाने के अंदर पुलिस के सामने ही इन दोनों ने कानून की धज्जियां उड़ाई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पिटाई की वजह पूछी गई तो उन्होंने पीटने वाले लड़के को परिजन बता दिया, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। दरअसल इस लड़के पर कुछ दूसरे लड़कों से मारपीट का आरोप लगा था। उन्हीं के परिजन इस लड़के को पीट रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में गुस्सा आए लोगों ने पहले पुलिस वालों को पीटा और फिर पुलिस वालों ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। ये सारा हंगामा उस वक्त खड़ा हुआ जब एक बग्गी चालक को पुलिस वालों ने पीट कर अधमरा कर दिया। दरअसल ये बग्गी चालक अवैध खनन कर रेत ले जा रहा था। पुलिस वालों ने उससे पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर पुलिस वालों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई से वो बेहोश हो गया। इसी बात पर भड़की भीड़ ने पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 8 लोगों की मौत हो गई।
वहीं 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके में इमारत के परखच्चे उड़ गए। डीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यहां पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे, जबकि लाइसेंस कहीं दूसरी जगह के नाम पर बना हुआ है। केस की जांच एडीएम रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। दिल्ली के तिलक नगर में एक घर के अंदर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से घर में रखे 2 सिलेंडर भी फट गए। आग पहली मंजिल पर लगी थी, जो बाद में दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग के अंदर फंसे 6 लोगों को इस टीम ने बाहर निकाला। फिर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मेडिकल शॉप में लूट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में महादेव मेडिकल के अंदर हथियारों से लैस 2 बदमाश घुसे और दुकानदार को डरा धमकाकर गले से सारी नकदी निकाल ले गए। 2 बदमाशों में से एक लूट को अंजाम देता है तो दूसरा निगरानी करता है। वारदात के वक्त एक शख्स दुकान में आता है तो ये जाते जाते उसकी भी तलाशी लेते हैं। वारदात को अंजाम देकर बदमाश बाइक से फरार हो गए। वारदात शुक्रवार की रात करीब 8 बजे हुई। लूट की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बदमाश दिल्ली की ओर भागे। पुलिस ने मामले की एफआईआर लिखकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में NH-24 पर ट्रैफिक पुलिस की करतूत को लेकर जमकर बवाल हुआ। ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों ने एक चलती बाइक को पीछे से खींच दिया, जिससे बाइक सवार सड़क पर गिर गया। हंगामे की वजह से नेशनल हाईवे 24 पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। लोगों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोपी ट्रैफिक पुलिस वाले फरार हैं। बाइक सवार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हाथरस में गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने 2 वकीलों के दफ्तर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। हंगामा एक संगीत समारोह के दौरान हुआ। समारोह में मौजूद लोग मंच पर चल रहे कार्यक्रम साफ न देख पाने से नाराज थे। समारोह में हंगामा होता देख मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाईं। जवाब में हंगामा करने वालों ने भी पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा कर पीटा और कार्यक्रम बंद करवा दिया। में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एयरसेल मैक्सिस डील में वित्त मंत्री की हैसियत से चिदम्बरम के फैसले पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सवाल उठाए। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। गरबा पर मुसलमानों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध की बात कहने वाली इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने एक और बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि इस्लाम में बुत परस्ती की मनाही है, इसलिए अगर कोई सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, तो उसे गरबा में नहीं जाना चाहिए। उषा ठाकुर का कहना है कि वंदे मातरम के 3वें पैराग्राफ में मां दुर्गा का नाम आने की वजह से मुस्लिम आधा वंदे मातरम ही गाते हैं। जब उन्हें मां दुर्गा का नाम लेना मंजूर नहीं है तो गरबे में उनका क्या काम। भारत और बांग्लादेश के बीच आज दिल्ली में जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन की 3री बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल हसन महमूद अली शामिल हुए। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति हुई। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि एक स्टडी में आईआईटी की हार्वर्ड से ज्यादा रैंक दी गई है। स्मृति ईरानी ने अमेरिकी रिसर्च फर्म फिचबुक डेटा का हवाला दिया है। पीएम मोदी दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति हुई। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि एक स्टडी में आईआईटी की हार्वर्ड से ज्यादा रैंक दी गई है। स्मृति ईरानी ने अमेरिकी रिसर्च फर्म फिचबुक डेटा का हवाला दिया है। पीएम मोदी की तर्ज पर यूपी सरकार भी वाराणसी का कायाकल्प करने को बेकरार है। अखिलेश यादव ने वाराणसी के डीएम को वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत चिली की राजधानी सैंटियागो भेजा है। अखिलेश सैंटियागो के विकास मॉडल को अपनाकर काशी का विकास चाहते हैं। वाराणसी में गंगा एक बार फिर से लोगों को डरा रही है। बीते 3 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का पानी हर दिन 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आमतौर पर बारिश के महीने के बाद सितंबर महीने में इस समय तक गंगा का जलस्तर घटने लगता है और घाटों की साफ सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार गंगा का जलस्तर घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो गया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने 15 लाख रुपए की राहत सामग्री और सांसद फंड से 25 लाख की राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी है। दिल्ली में एसएसबी के डीजी बीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री से मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत राशि का चेक सौंपा। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ का चेक सौंपा। दिल्ली के आईटी एक्सटेंशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में आई बाढ़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए साई मंदिर में हवन किया। यूपी के मैनपुरी में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस वारदात को आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है।
नोएडा में एक शख्स ने बिजली विभाग के एक बाबू पर तेजाब फेंक दिया। यही नहीं, उसने डंडों से उनकी पिटाई भी की। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के कासना में बी फार्मा की छात्रा ने 3 छात्रों पर जबरन दोस्ती का दबाव डालने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी उसे धमका रहे हैं कि उन्होंने उसका एमएमएस बनाया है। दोस्ती न करने पर उसे सार्वजनिक करने की धमकी दी है। छात्रा का आरोप है कि 3 आरोपी छात्रों से उसे कई बार तेजाब से जलाने की धमकी भी मिली है। लड़की के मुताबिक आरोपियों ने कई बार कॉलेज परिसर में भी उनसे छेड़खानी की है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में दंपत्ति ने पंखे से लगाकर खुदकुशी कर ली। 55 साल के मधुसूदन और 50 साल की सीमा के जानने वालों ने बताया कि उन पर 50 लाख रुपए का कर्ज था। पुलिस ने दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएससी नर्सिंग की छात्र ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद में एक लड़की की शादी के दिन ही उसके पिता की मौत हो गई। दरअसल शादी के दिन घर में घुसे चोरों ने शादी का सारा सामान चोरी कर लिया, जिससे पिता को दिल का दौरा पड़ गया। राजकोट में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सर्राफा व्यापारियों से यहां पर छापा मारकर 3 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने मदनगीर इलाके से लूट के 8 किलो सोने के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने 8 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो अपनी गर्लफ्रेंड को विदेशों में सैर सपाटा कराने के लिए लूटपाट करते थे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अपराधियों ने ग्रामीण बैंक की शाखा से लाखों की लूट को अंजाम दिया। एटा में पुलिस ने कछुओं की तस्करी का पर्दाफाश किया है। एटा से दिल्ली लाए जा रहे 90 कछुओं को पुलिस ने बरामद किया। आगरा पुलिस ने कॉल सेंटर के जरिए लोगों को करोड़पति बनने का झांसा देने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। यूपी के हापुड़ में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली एक छात्रा को घर में घुसकर चाकुओं से गोद देने का मामला सामने आया। यूपी के इलाहाबाद में देर रात तक छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने 7वीं क्लास की छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा जिसका हाथ टूट गया। नोएडा के सेक्टर 135 में टुडे होम ग्रुप में पैसा निवेश करने वाले निवेशकों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में पीपुल्स क्लाइमेट मार्च निकालकर लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक किया है। यूपी के अमरोहा जिले में दवा फैक्ट्री का एक कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री की चिमनी पर चढ़ गया।